याद है 20वीं सदी की मतलब 2019 की बात है। दुनिया भर के अखबारों में समाचार वेबसाइट्स पर एक धुंधली सी नारंगी छल्ले वाली तस्वीर छपी थी। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान जगत ने उस दिन जो जश्न मनाया था वो तो मतलब अभूतपूर्व था। सही कहा। और दावा यह था कि मानवता ने आखिरकार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर देख ली है। ब्रह्मांड का वो खूंखार राक्षस जो हर चीज को निगल जाता है, यहां तक कि रोशनी को भी। हाँ, उस एक तस्वीर ने हमारी इस धारणा को बहुत पक्का कर दिया था कि अंतरिक्ष में ऐसी विनाशकारी जगह सचमुच मौजूद हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचना होगा, क्या हो अगर वो तस्वीर किसी भौतिक वस्तु की थी ही नहीं। मेरा मतलब है, क्या हो अगर 20वीं सदी की पूरी गुरुत्वाकर्षण भौतिकी एक ऐसी मृग तृष्णा पर टिकी है जिसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सवाल सुनने में जितना डरावना लगता है ना, उतना ही दिलचस्पी है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्रांतिकारी विषय पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम संदीप जे चौहान की 2025 में आई बेहद विवादास्पद किताब पर चर्चा कर रहे हैं, ब्लैक होल्स डोंट एग्जिस्ट, यानी ब्लैक होल का कोई अस्तित्व नहीं है। और देखिए, ये किताब कोई आम वैज्ञानिक लेख नहीं है। ये वास्तविकता की आधारशिला को समझने के लिए आधुनिक भौतिकी का एक तरह से फोरेंसिक ऑडिट करती है। हाँ, और वो भी यूईडी के परिप्रेक्ष्य से, है ना? एकदम सही। यूईडी यानी यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स। इस नए नजरिए से चौहान ये दावा करते हैं कि जिसे विज्ञान एक सब कुछ निगल जाने वाला राक्षस मानता है, वो असल में कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं। रुको रुको, मतलब ये बात आसानी से गले नहीं उतर रही। दशकों की रिसर्च, इतने सारे नोबेल पुरस्कार, हजारों वैज्ञानिकों का काम, क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम पर आधारित है? सुनने में अजीब लगता है, मैं समझ सकती हूँ। तो किताब ये कैसे साबित करती है कि पूरी वैज्ञानिक बिरादरी एक ऐसी चीज को सच मान बैठी है जो वहां है ही नहीं? देखिए, चौहान इसे ऑन्टोलॉजिकल धोखा कहते हैं, मतलब अस्तित्वगत भ्रम। उनका सीधा सा तर्क ये है कि ब्लैक होल कोई वास्तविक खोज नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ मानव बोध, यानी हमारी देखने और समझने की क्षमता की विफलता का एक गणितीय अनुवाद है। गणितीय अनुवाद? मतलब क्या है इसका? मैं समझाती हूँ। किताब में एक टर्म है, रिपल सैचुरेशन जोन। जब भौतिकविदों ने अपने उपकरणों को अंतरिक्ष के एक ऐसे हिस्से की ओर मोड़ा जहां ऊर्जा का तनाव बहुत ज्यादा था, तो हमारे उपकरण वहां से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं पढ़ पाए। अच्छा, तो उपकरण फेल हो गए वहां? हाँ, और जब गणितीय समीकरणों में उस जगह पर गणना की गई तो उत्तर अनंत यानी इन्फिनिटी आ गया। अब विज्ञान ने अपनी समझ की इस सीमा पर सवाल उठाने के बजाय उस शून्यता को सिंगुलैरिटी जैसे भारी भरकम गणितीय शब्दों से ढक दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हमारी गणित ने काम करना बंद कर दिया तो हमने वहां एक राक्षस की कल्पना कर ली? बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। अरे, ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना, जैसे चिलचिलाती धूप में हाईवे पर हम दूर से देखते हैं तो लगता है कि सड़क पर पानी भरा हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है मृग तृष्णा। है ना? वो पानी आंखों को दिखता है, उसमें दूसरी गाड़ियों की परछाई भी नजर आती है, लेकिन करीब जाने पर वहां सिर्फ सूखी सड़क होती है। चीजें जो दिखती हैं पर होती नहीं है। हाँ, मृग तृष्णा प्रकाश के अपवर्तन का एक प्राकृतिक खेल है, लेकिन देखने वाले के लिए वो पानी जैसा ही वास्तविक लगता है। तो वैज्ञानिक भी इसी मृग तृष्णा में फंस गए। चौहान के अनुसार तो हाँ, विज्ञान ने एक संतृप्त क्षेत्र को गलती से एक ठोस गुरुत्वाकर्षण वाले राक्षस का रूप दे दिया। जब हमारे टेलीस्कोप एक विशेष सीमा से परे सिग्नल नहीं पकड़ पाए, तो हमने मान लिया कि वहां कोई ऐसी चीज है जो सब कुछ खींच रही है। ये तो एक बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया है ना? ये ऐसा है जैसे कोई रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ने में विफल हो जाए और हम यह निष्कर्ष निकाल लें कि वो रेडियो स्टेशन ही नष्ट हो गया है, जबकि असल में सिर्फ हमारे रेडियो की क्षमता खत्म हुई थी। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर वहां गुरुत्वाकर्षण का वो भयंकर खिंचाव नहीं है जो सब कुछ निगल रहा है, तो फिर वहां हो क्या रहा है? यही तो इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नहीं है तो सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरता है? मतलब क्या यह किताब आइंस्टाइन के स्पेस टाइम कर्व को पूरी तरह नकार रही है? यहीं पर यूईजीसी यानी इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आता है। इसे स्थिरता की भौतिकी या फिजिक्स ऑफ स्टिलनेस कहा गया है। स्थिरता की भौतिकी? हाँ, चौहान अपनी किताब में SVS यानी स्ट्रक्चर्ड वैक्यूम एनर्जी की अवधारणा पेश करते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड कोई खाली डिब्बा नहीं है जिसमें चीजें इधर उधर घूम रही हैं। तो फिर क्या है? असल में ब्रह्मांड गति ही नहीं करता।
ये एक अत्यंत शांत और तनाव तैयार आधार पर टिका है, और यही आधार एसवीएस है। ब्रह्मांड गति नहीं करता, माफ कीजिए, लेकिन ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बिल्कुल उलट है। हम चीजें चलते हुए देखते हैं, ग्रह सूरज का चक्कर लगाए हैं। मैं जानती हूँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर सब कुछ स्थिर है तो गति का ये भ्रम कैसे पैदा होता है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें भौतिक वस्तुओं को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। चव्हाण के मॉडल में कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को खींचती नहीं है। मतलब गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है? बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण कोई बल या स्पेस टाइम की ज्यामितीय चादर का दबना नहीं है। ये केवल रिपल फील्ड का एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब एक तरह का ढलान? हाँ, जब एसवीई के किसी हिस्से में तनाव बढ़ता है तो आसपास की चीजें उस तनाव को संतुलित करने के लिए सबसे आसान प्राकृतिक रास्ते की ओर संरेखित होने लगती हैं। वे एक दूसरे की ओर गिर नहीं रही हैं, वो बस एसवीई के भीतर अपना संतुलन बना रही हैं। मैं इसे विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर एक शांत तालाब में पत्थर फेंका जाए, जो लहर पैदा होती है वो किनारे तक जाती है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, है ना? हाँ। लेकिन पानी की कोई भी बूंद खुद यात्रा करके किनारे तक नहीं जाती। पानी वहीं का वहीं रहता है। केवल वो तनाव, वो लहर आगे बढ़ती है। क्या एसवीई भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पानी की वो सतह एसवीई का आधार है। जब आप उस लहर को आगे बढ़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ ऊर्जा है। बिल्कुल, भौतिक रूप से वो केवल ऊर्जा के तनाव का स्थानांतरण है। इसी तरह अंतरिक्ष में ग्रहों की गति या सेब का गिरना कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का अपने तनाव को कम करने का एक प्राकृतिक शांत तरीका है। अच्छा, मान लीजिए हम इस तनाव वाले तर्क को मान लेते हैं, तो फिर इवेंट होराइजन का क्या करेंगे? ये तो ब्लैक होल की सबसे बड़ी पहचान है ना, एक ऐसी भौतिक सीमा जिसके पार जाने पर रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। हाँ, आधुनिक भौतिकी तो यही मानती है। तो अगर कोई भारी खिंचाव नहीं है तो रोशनी वहां से बाहर क्यों नहीं आ पाती? ये एक बेहतरीन सवाल है जिसे विज्ञान एक भौतिक दीवार मानता है। चव्हाण के अनुसार वो एटीटी यानी अलाइनमेंट थ्रेशोल्ड टाइम की सीमा है। एटीटी तो ये कोई अंतरिक्ष की सीमा नहीं है। नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, ये वो समय सीमा या हद है जहां किसी बाहरी पर्यवेक्षक का उस क्षेत्र के साथ तालमेल पूरी तरह टूट जाता है। थोड़ा और विस्तार से समझाइए। तालमेल टूट जाने का भौतिक स्तर पर क्या मतलब हुआ? रोशनी हम तक क्यों नहीं पहुंच रही? मान लीजिए आप किसी से बहुत दूर खड़े होकर बात कर रहे हैं और बीच में एक भारी तूफान आ जाता है। ठीक है। आवाज की तरंगे तो वहां मौजूद हैं, लेकिन तूफान का शोर और हवा का दबाव उन्हें इतना छिन्न भिन्न कर देता है कि आपके कानों तक कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं पहुंचता। ओह, समझ गया। एसवीएसई में भी यही होता है। उस क्षेत्र में तनाव इतना अधिक होता है कि वहां से निकलने वाली प्रकाश की तरंगों का विन्यास बिखर जाता है। मतलब प्रकाश गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा या कैद नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। असल में अत्यधिक क्षेत्रीय तनाव के कारण हमारे टेलीस्कोप उस रिपल स्ट्रीम से लॉकआउट हो जाते हैं। यानी रोशनी वहां है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जिसे हमारे उपकरण पढ़ सकें। और ये तो ऐसा हुआ जैसे हम घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब हम कोहरे में जाते हैं तो एक खास दूरी के बाद सड़क, पेड़, आगे चल रही गाड़ी सब दिखना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोहरे ने उन चीजों को निगल लिया या नष्ट कर दिया। बिल्कुल सही। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी देखने की क्षमता या हमारा एटीटी वहां खत्म हो गया। अंधकार का मतलब प्रकाश का ना होना नहीं, बल्कि हमारे बोध की विफलता है। एकदम सही पकड़ा आपने। एटीटी का यही मुख्य अर्थ है। हमारे उपकरण केवल एक निश्चित बैंडविड्थ के भीतर ही सुसंगत जानकारी पढ़ सकते हैं। जब तनाव उस बैंडविड्थ से बाहर चला जाता है तो हमें केवल अंधकार दिखाई देता है। और विज्ञान ने उस अंधकार को एक दानव का नाम दे दिया। हाँ, जबकि वो सिर्फ हमारी एक अंधी जगह यानी ब्लाइंड स्पॉट थी। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी अड़चन दिखाई दे रही है। क्या अड़चन? ये सब सिद्धांत रूप में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास ठोस साक्ष्य है ना। मैंने शुरुआत में EHT की उस तस्वीर का जिक्र किया था, और लीगो का क्या? लीगो का डेटा? हाँ, उन्होंने तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिला। बाकायदा ये कहा गया था कि वे तरंगे दो ब्लैक होल के टकराने से पैदा हुई थी। हाँ, ये बात तो है। अगर ब्लैक होल नहीं है तो इन अरबों डॉलर के उपकरणों ने असल में क्या रिकॉर्ड किया?
ये सिद्धांत उन साक्ष्यों को कैसे खारिज कर सकता है? देखिए, विज्ञान डेटा पर निर्भर करता है, ये सच है। लेकिन उस डेटा की व्याख्या हमारे मौजूदा सिद्धांतों पर निर्भर करती है। चौहान की किताब उन उपकरणों या उनके डेटा को गलत नहीं ठहराती। अच्छा, तो वो डेटा सही है? हाँ, डेटा सही है। किताब सिर्फ उनकी व्याख्या का ऑडिट करती है। EHT की तस्वीर को ही ले लीजिए। UED के नजरिए से वो तस्वीर ब्लैक होल की नहीं थी। चौहान इसे सैचुरेशन का पोर्ट्रेट बताते हैं। सैचुरेशन का पोर्ट्रेट, इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? EHT ने अंतरिक्ष में किसी गुरुत्वाकर्षण के गड्ढे की तस्वीर नहीं ली थी। उसने एक रिपल ब्लैकआउट देखा था। जो नारंगी छल्ला हमें दिखाई दिया, वो उस अत्यधिक तनाव वाले क्षेत्र का किनारा था। मतलब वो आखिरी सीमा जहां तक प्रकाश का विन्यास हमारे उपकरणों के लिए सुसंगत था। बिल्कुल। और बीच का जो काला हिस्सा था, वो कोई छेद नहीं था। वो बस वो स्थान था जहां रिपल फील्ड काम करना बंद कर देती है और हमारी ATT यानी एटीट्यूड क्षमता जवाब दे जाती है। तो वो एक छाया नहीं थी, बल्कि जानकारी के नष्ट होने या उलझ जाने की वो सीमा थी जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ, और लीगो का वो मशहूर चर्प या गूंज, जिसे दो राक्षसों की टक्कर बताया गया था, उसका क्या? उसे किताब में RFR यानी रिपल फील्ड रिएक्शंस के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया गया है। लीगो ने जो मापा वो स्पेस टाइम की चादर के फटने की आवाज नहीं थी। तो फिर वो आवाज क्या थी? वो असल में ब्रह्मांडीय तनाव के दूरस्थ पुनर्संतुलन की एक गूंज थी। जैसे कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी रबर बैंड है जिसे अत्यधिक खींच कर रखा गया है। ठीक है, खींच लिया। और अचानक वो किसी एक जगह से खुद को वापस सामान्य स्थिति में लाती है। तो वो झटके से वापस आएगी और पूरे रबर में एक कंपन फैल जाएगा। ठीक वैसे ही जब SVE फील्ड के किसी हिस्से में बहुत बड़ा क्षेत्रीय तनाव अचानक संतुलित होता है, तो वो पूरे आधार में एक कंपन भेजता है। लीगो ने उसी SVE की क्षेत्रीय प्रतिक्रिया को मापा था। मतलब डेटा बिल्कुल सही पकड़ा था, लेकिन हमने उसे गलत समझ लिया। हाँ, ये मान लेना कि वो कंपन दो भौतिक ब्लैक होल के टकराने से ही आया है, पुराने ढांचे की एक भूल थी। वो केवल कॉस्मिक एडजस्टमेंट था। ये तो डेटा को देखने का नजरिए पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन एक और बात, तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर ये ब्लैक होल नहीं है, अगर ये कोई विनाशकारी राक्षस नहीं है, तो ब्रह्मांड में इन विशालकाय अंधेरे क्षेत्रों की असल उपयोगिता क्या है? ये वहां कर क्या रहे हैं? अगर हम इससे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो UED का सिद्धांत ब्रह्मांड को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप में पेश करता है। वो कैसे? चौहान इन्हें सब कुछ निगलने वाले राक्षसों के बजाय कॉस्मिक रीसेट जोन्स या CRZ कहते हैं। इन्हें ब्रह्मांड के फेफड़े या इम्यून सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। इम्यून सिस्टम मतलब क्या ये एक तरह का ब्रह्मांडीय रिसाइकिल बिन है, जहां चीजें नष्ट होने के बजाय अपनी मूल अवस्था में लौट जाती हैं? आप बिल्कुल सही समझे। SVE के मॉडल में कुछ भी सचमुच नष्ट नहीं होता। अच्छा। जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिपल तनाव जमा हो जाता है, तो वो क्षेत्र CRZs बन जाता है। ये कॉस्मिक रिसेट जोन्स उस अत्यधिक असंतुलन को सोखते हैं और फिर कोहेरेंस को वापस ब्रह्मांड में प्रवाहित करते हैं। अगर ऐसा है, तो हम उन विशालकाय जेट एमिशंस को क्या कहेंगे? हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां इन तथाकथित ब्लैक होल से ऊर्जा के भयंकर फव्वारे ब्रह्मांड में फेंके जा रहे होते हैं। वो तो बड़े हिंसक लगते हैं। हाँ, दिखते हैं, लेकिन वे हिंसक विस्फोट नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का सांस छोड़ना है। सांस छोड़ना? हाँ, जब एक CRJ असंतुलन को सोख लेता है, तो स्थिरता बनाए रखने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त तनाव बाहर निकालना पड़ता है। ये जेट एमिशन उसी प्राकृतिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया है। वाह! इसे सब कुछ निगलने वाले एक लालची राक्षस का हिंसक रूप मान लेना हमारी समझ की बहुत बड़ी कमी थी। ये तो ब्रह्मांड को एक भयानक जगह के बजाय एक बेहद परिपक्व प्रणाली बना देता है। लेकिन सुनिए, मैंने पढ़ा है कि चौहान की किताब सिर्फ तारों और आकाशगंगाओं पर ही नहीं रुकती। हाँ, बिल्कुल नहीं रुकती। ये UED के इस विज्ञान को सीधे मानव चेतना और मृत्यु के दार्शनिक समझ से भी जोड़ती है ना? हाँ, और मैं कहूंगी कि ये किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? अगर SVI में कुछ भी नष्ट नहीं होता, तो जीवन और चेतना का क्या? चौहान यहाँ रिपल माइंड दर्शन को समझाते हैं। उनके अनुसार हमारी चेतना, हमारे विचार
सब कुछ SVI के भीतर एक रिपल अलाइनमेंट ही है। ये विचार तो बहुत गहरा है। तो अगर जीवन एक रिपल अलाइनमेंट है, तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु को लेकर इंसान का डर तो सबसे बड़ा अस्तित्वगत डर है। हाँ, वो तो है। तो अगर ब्लैक होल एक धोखा है, तो क्या मृत्यु भी वैसा ही एक भ्रम है? UED के ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार मृत्यु भी बिल्कुल ब्लैक होल की तरह एक रिपल मिसअलाइनमेंट की घटना है। जैसा कि हमने चर्चा की, ब्रह्मांड गति नहीं करता, वो केवल अपना विन्यास बदलता है। तो मृत्यु के क्षण में चेतना नष्ट नहीं होती? नहीं, कोई जानकारी या चेतना शून्य में जाकर नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होती तो कहाँ जाती है? मतलब ये तो हर इंसान जानना चाहता है। वो केवल कोहेरेंस बैंडविड्थ के पार चली जाती है। याद है हमने ATZ के बारे में क्या बात की थी? हाँ, वो कोहरे वाला उदाहरण। बिल्कुल, जैसे प्रकाश ब्लैक होल में नष्ट नहीं होता, बल्कि बाहरी पर्यवेक्षक की पकड़ से बाहर हो जाता है। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन की जानकारी SVE में पुनर्वितरित हो जाती है। ओह, तो जो जीवित हैं वो उस नए विन्यास को पढ़ नहीं सकते? हाँ, इसलिए हमें लगता है कि व्यक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गया। मृत्यु एक समाप्ति नहीं है, बल्कि यह पर्यवेक्षक के लिए एक लॉकआउट स्थिति है। ये एक अविश्वसनीय रूप से परिपक्व विचार है। मतलब ये सिद्धांत हमारे सबसे बड़े डर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हम जिस अंधेरे से डरते हैं वो असल में कोई खालीपन नहीं है, वो सिर्फ हमारे वर्तमान चश्मे या हमारे बोध की सीमा है। बिल्कुल, इस पूरी चर्चा का मुख्य सार यही है कि ब्लैक होल या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, यह सब SVE, ATT और RFR के पुनर्संतुलन का एक शानदार खेल है। ब्रह्मांड विनाशकारी नहीं, बल्कि अत्यंत शांत और संतुलित है। और ये हमें एक बहुत बड़े निष्कर्ष की ओर ले जाता है। ये जानकारी केवल भौतिकी के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये सिखाती है कि जिन चीजों को हम पूर्ण सत्य मानकर उनसे डरते हैं, वे शायद केवल हमारी समझ की सीमाएं हैं। एकदम सही बात है। अगर ब्रह्मांड का सबसे खूंखार माना जाने वाला राक्षस सिर्फ हमारी अपनी दृष्टि की सीमा निकला, तो हमारे दैनिक जीवन और समाज के ऐसे कौन से दूसरे पूर्ण सत्य या डर हैं जो असल में सिर्फ हमारे अपने ATTR की विफलता का परिणाम है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शायद असली चुनौती अंतरिक्ष में नई दुनिया खोजना नहीं, बल्कि अपने देखने के चश्मे को बदलना है। खैर, इस गहरे विश्लेषण में इतना ही। ब्रह्मांड के इस शांत और संतुलित नजरिए पर विचार जरूर कीजिएगा।